हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 8वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि अंजलि अपने कैरेक्टर को चेंज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाती है और अपने घर वापस अपना सामान लेने जाती है। तो उसके घर वाले उसका बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब आगे इंद्रजीत खन्ना अंजलि के पिता राकेश खन्ना के सगे भाई थे और अंजलि उसकी सगी भतीजी। आखिर खून तो एक ही था और जो उन्होंने अंजलि के साथ किया वो करके उन्होंने सरासर अपने भाई की इज्जत उछाली थी। अंजलि की बातों और उसके इस नए अंजात ने इंद्रजीत को गुस्सा जगा दिया था। वो अंजलि को एक पल और अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नहीं रहना ना तुम्हें कोई रिश्ता तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी आज के बाद इस घर में कोई जगह नहीं है। अंजलि इंद्रजीत ने अंजलि को उंगली दिखाते हुए कहा, आप क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ जहाँ पर एक लड़की के जिस्म का सौदा करने वाले ऐसे राक्षस हो। मैं वहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। मैं बस अपना सामान लेने ही आई थी और हाँ, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं लेने वाली। अपनी मेहनत से जो कमाया है सिर्फ वही लूंगी। अंजलि ने वापस इंद्रजीत को जवाब में उंगली दिखाते हुए कहा। वो अपनी बात पूरी करके चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं था। अंजलि ने अपने कमरे में जाकर अपने मेहनत से इकट्ठा की कुछ सेविंग ली, अपना लैपटॉप और टेबलेट लेकर चुपचाप नीचे आ गई। उसने उस कमरे में से कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं लिया था और जो उसने पहने थे वो तो वैसे भी शूद्र के दिए हुए कपड़े थे। अंजलि सीढ़ियों से नीचे आकर सीधा बाहर की तरफ बढ़ गई, बिना किसी की ओर देखे। वो तो किसी के रिएक्शन देखना भी इंटरेस्ट नहीं थी। अंजलि बेटा रुक जाओ, देखो बाहर अंधेरा हो चुका है। कहाँ जाओगे इस वक्त? सोनिका ने फिर से एक बार अपनी नकली फिक्र दिखाते हुए कहा। जाने दो इसे, मैं भी देखता हूँ कब तक ये इस अकड़ में सहारे जिंदा रहती है। याद रखना अंजलि, अगर आज तुम इस घर की दहलीज को पार करोगी तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कौड़ी तक नहीं देने वाला। इंद्रजीत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अंजलि तो बिना पलटे वहां से जा रही थी, लेकिन इंद्रजीत की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। अंजलि ने बड़े रौब से पीछे मुड़कर देखा और कहा, आप ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुके हो। मुझे आपसे एक कौड़ी तक की उम्मीद नहीं है। आप तो खुद पैसे पाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात ने इंद्रजीत के ईगो को हर्ट कर दिया था। वो गुस्से से तिलमिला उठे और उसने टेबल से एक स्ट्री उठाई और अंजलि की ओर फेंकते हुए कहा, गेट आउट। उससे अंजलि को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही वो इंद्रजीत के इस एक्शन से घबराई थी। वो उसी एटीट्यूड के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई जिसके साथ अंदर आई थी। घर से बाहर आते ही अंजलि शूद्र की कार की तरफ बढ़ गई। तभी उसकी नज़र एक पास रुकी कार की तरफ गई जिसमें और कोई नहीं, निखिल बैठा हुआ था। अंजलि की निगाहें निखिल की निगाहों से टकरा गई, लेकिन अगले ही पल अंजलि ने उससे अपनी नज़र हटा ली। वही निखिल ये देखकर हैरान था कि अंजलि इस वक्त शूद्र की कार में जाकर बैठी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शूद्र की कार रुकवा कर अंजलि से बात करे। वो तो शूद्र से डर के मारे कार से उतरा भी नहीं था।
उसे डर था कि कहीं अंजलि ने शूद्र को ये ना बता दिया हो कि कल निखिल ने सब कुछ देखने के बाद भी उसे नहीं बचाया। उसे मल्होत्रा का शिकार होते देख चुपचाप वहां से चला गया था। शूद्र तो वैसे भी निखिल की कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो लगभग हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया करता था। क्या ये सच में शूद्र के क्लोज आने में कामयाब हो गई है और इसे बचाया भी शायद शूद्र ने ही होगा। कल निखिल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। कल की सारी बातें सोचने के बाद तो निखिल को यकीन हो गया था कि कल से मल्होत्रा शूद्र के कारण ही गायब था। शूद्र के साथ अंजलि की नजदीकियां निखिल को रास नहीं आ रही थी। उसका गुस्सा तो ये सोचकर बढ़ा जा रहा था कि एक समय पूरे शहर में ये बात फैली थी कि अंजलि उसके लिए पागल थी। उसने निखिल को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज देखो वो किसी और के करीब थी। निखिल अब इस बात से परेशान हो रहा था कि क्या अंजलि अब उससे प्यार नहीं करती। गुस्से में निखिल स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा, जिस वजह से पूरा एरिया गूंज उठा। रात में उस सन्नाटे में हॉर्न की आवाज़ दूर तक फैल रही थी और काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रही थी। रात में लोगों की नींद खराब करने का शौक किसे चढ़ा है? शूद्र ने हॉर्न की आवाज़ सुनते ही कहा। कोई होगा पागल जिसे लोगों का चैन से रहना हजम नहीं होता। अंजलि ने आंखें रोल करते हुए कहा। उसके लिए आज निखिल और वो सो कॉल्ड खन्ना परिवार मर चुका था। उसने अपनी आधी जिंदगी इन लोगों पर बर्बाद कर दी थी, लेकिन उन लोगों ने हमेशा उसके प्यार, उसकी भावनाओं के साथ बस खेला ही था। तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम सचमुच में अब वहां वापस नहीं जाओगे? शूद्र ने गर्दन घुमाकर अंजलि की तरफ देखा। कभी नहीं, मेरा अब वहाँ कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरसती हूँ। मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे अब बस अपने आप के लिए जीना है। जो नाइंसाफ़ी मैंने खुद के साथ की है उसकी भरपाई करनी है मुझे। अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए कहा। गॉड चॉइस। चलो अब अपने घर चलते हैं, शूद्र के सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि को तो उसकी बात सुनकर मानो एक झटका सा लगा था। उसकी धड़कनें रेलगाड़ी के इंजन की तरह बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अपने घर से शूद्र का क्या मतलब था। वही शूद्र भी कंफ्यूज्ड था कि उसने ऐसा क्यों कहा। हमने तो अपने विला में अपने पेरेंट्स तक को चलने के लिए इतने प्यार से कभी नहीं कहा था। कार में उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। पूरे रास्ते उन दोनों में से फिर कोई नहीं बोला। शूद्र के विला पहुंचते ही उसे अपने बेटे का कॉल आ गया था, इसलिए वो अंजलि के साथ हाल में ही सोफे पर बैठ गया। शूद्र का बेटा एक बुरा सपना देखने के बाद से घबराया हुआ था। डैड, मुझे एक सपना आया कि एक खूंखार भेड़िया एक प्यारे से खरगोश को खा गया। आपको पता है उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। शूद्र के बेटे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। ओह, तो मेरे लिटिल स्टार को डर लग रहा है क्या? शूद्र ने बड़े प्यार से पूछा। नहीं डैड, मैं क्यों डरूंगा? आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय। मैं डर गया तो आपको कौन संभालेगा? अभी तो मुझे आपका ख्याल रखना है। आपको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास भी ले जाना है। शूद्र के बेटे आयुष ने खुद को स्ट्रॉन्ग बताते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर शूद्र खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। आयुष भले ही उम्र में छोटा था, पर चीज़ों को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया करता था। शूद्र ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये सब सिखाता कौन है? बड़े पापा, आयुष ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। वही आयुष की बातों से शूद्र के बगल में ही बैठी अंजलि की हंसी छूट गई थी, लेकिन अचानक से शूद्र के उसे देखने पर वो शांत हो गई। शूद्र की आंखों में कोल्डनेस या गुस्सा नहीं था,
जी उसकी वो निगाहें बहुत जेंटल थी। शूद्र को अपने सामने इतना खुश और मुस्कुराते देख अंजलि को महसूस हो रहा था मानो वो शूद्र से काफी करीब थी। बाहर की दुनिया ने कभी उसे इस तरह नहीं देखा होगा। वो शूद्र की वो साइड भी जानती थी जिससे बाहर के लोग बिल्कुल अनजान थे। लोगों ने उसकी कुछ ज्यादा ही खराब इमेज बना रखी थी। अंजलि को हमेशा लगता था कि शूद्र के क्लोज आ पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन कुछ ही मुलाकातों में वो इतने करीब आ चुके थे कि अंजलि को कभी कभी तो ये सपना सा लगता था। इस इंसान को कोई डेविल कैसे कह सकता है? ये कैसे एक बुरे इंसान हो सकते हैं? इनसे अच्छा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। जहाँ मेरे परिवार ने मुझे ठुकराया, जहाँ मुझे अच्छाई का मुखौटा पहने इस दुनिया में जलील किया, इन्होंने हमेशा मुझे बचाया और सहारा दिया। अंजलि ने प्यार भरी निगाहों से शूद्र को देखते हुए अपने मन में सोचा। शूद्र फोन कॉल पर बिजी हो गया था, इसलिए अंजलि भी रूम में आ गई। उसने बेड की ओर देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। हम किस तरह मिले थे ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनकी कुछ ज़रूरतें हैं और मैं बस वही ज़रूरतें पूरा करके उनका एहसान चुका सकती हूँ। बाकी मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अंजलि एक बार फिर उदास हो गई और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने नाइट सूट की जगह शूद्र का एक शर्ट पहन ली और चुपचाप लेटकर शूद्र के आने का इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटा बीत चुका था लेकिन शूद्र अभी तक नहीं आया था। शूद्र का इंतजार करते हुए उसकी आंख लग गई। काफी देर बाद उसे किसी के बेड पर आने का एहसास हुआ और अगले ही पल उसे शूद्र ने पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। सो गई? शूद्र ने अंजलि के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, बस सोने ही वाली थी। आप फोन पर बच्चे के साथ बिजी थे तो मैं बेड पर आ गई। अंजलि ने आंखें खोलते हुए कहा। वो अक्सर ऐसे अजीबो-गरीबो सपने देखता रहता है और अगर इस वक्त जाग जाता है तो उसे सुलाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वो बस कहानियां सुनाता है ताकि मेरे साथ बात कर सके। शूद्र ने अंजलि के कंधे पे अपना सिर टिकाते हुए कहा। ओह, तो आपने उसे सुला दिया ना? अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, वो अभी भी जाग रहा है। मैंने उसे उसके बड़े पापा के पास भेज दिया है। अब वो संभाल लेगा उसे। वैसे तुम देखकर लगा नहीं कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में जानकारी। हैरान हुई। तुम जानती थी उसके बारे में? शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। जानती हूँ। अंजलि ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। और क्या क्या पता कर बैठी हो तुम मेरे बारे में? शूद्र ने अंजलि को छेड़ते हुए कहा। अंजलि ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे याद आ रहा कि किस तरह से वो शूद्र के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी और उसने उसकी बातें भी सुनी थी। मैं अक्सर काम में बिजी रहता हूँ तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। शूद्र ने उदास आवाज में कहा। आज पहली बार अंजलि ने शूद्र को मायूस होते हुए देखा था। उसे एहसास हो गया कि शूद्र, जिसे लोग डेविल और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, असल में बहुत इमोशनल था। उसे देखकर अंजलि पिघल गई और उसने एक स्माइल के साथ कहा, आप एक बहुत अच्छे पिता हैं मिस्टर सूर्यवंशी। रात के इस वक्त भी आप अपने बेटे के लिए जाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप चाहकर भी हर वक्त उसके साथ नहीं रह पाते, लेकिन उस वक्त उसके साथ होते हो जब उसे सच में आपकी ज़रूरत होती है। अंजलि की बात से शूद्र के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। अंजलि उसके बारे में ऐसी सोच रखती है, ये बात उसके दिल को अजीब सा चैन दे रहा था। आपका बेटा बहुत लकी है मिस्टर सूर्यवंशी कि उसे अपने पिता का प्यार मिल रहा है।
कुछ बच्चे मेरी तरह बदनसीब भी होते हैं जिन्हें अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिलता। मुझे तो ढंग से याद भी नहीं कि वो कैसे दिखते थे। आई हैड हिम। अगर आज वो मेरे साथ होते तो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता, अंजलि ने नम आंखों से कहा। अंजलि हमेशा ही अपने पेरेंट्स को याद करती थी। उनकी कमी उसे बेहद महसूस होती थी, खासकर एक पिता की। उसके चाचा जी ने तो कभी उससे प्यार के तो बोल नहीं बोले थे। वही जब भी अंजलि दूसरे बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते हुए खुश देखती थी, वो हमेशा ही उन्हें याद करती थी। उसे अब भी वो बात दुखी करती थी जब उसे छोड़ने ड्राइवर जाता था और बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स डैड की उंगली थामे चल रहे होते थे। उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक अटेंड करने घर से किसी नौकर को भेज दिया जाता था। हर बार जब एग्जाम में बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें दिलासा देते हुए बेस्ट ऑफ लक बोलते, उसे अपने पेरेंट्स की कमी खाने को दौड़ती थी। उसका पूरा बचपन उस प्यार के बिना बीता था जिसकी अंजलि ने हमेशा बस कल्पना की थी। उसकी आंखें उन कड़वी यादों को याद कर छलक उठी थी। उसका दिल ही जानता था कि इस वक्त वो किस दर्द से गुजर रही थी। बचपन की उन कड़वी यादों ने उसके सारे जख्म हरे कर दिए थे। आज भी उसे उन बातों से उतना ही दर्द हो रहा था जितना उसने उस वक्त महसूस किया था। शूद्र उसकी आंखों में अब और दुख या आंसू नहीं देखना चाहता था। उसने आगे झुककर हल्के से अंजलि के गाल को चूमते हुए कहा, आगे से तुम्हें अपने पिता की याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने डैड से मिला दूंगा, शायद तुम्हें अच्छा महसूस हो। अंजलि उसकी बात सुनकर एक बार फिर हैरान थी। उसे तो लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि क्या वो सच में एक डेविल था। वो उसे अपने डैड से मिलाने की बात कर रहा था। क्या उसे इसका मतलब नहीं पता था? हद है ये, आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, अंजलि के मन में सोचते हुए कहा। अंजलि अब तक उसके और शूद्र के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके शर्म से लाल हो रही थी। शूद्र की हंसी सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। वो समझ गई थी कि शूद्र को भी पता चल गया था कि वो क्या सोच रही थी। शूद्र ने उसे और करीब खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। अब सो जाओ आराम से, तुम्हें आज काफी थक गई हो, शूद्र ने अंजलि के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अंजलि को तो लगा था कि आज की रात वो सो नहीं पाएगी। पिछली बार तो उसने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो शूद्र की बाहों में काफी सुकून से सो गई। शूद्र की बाहों में वो खुद को काफी महसूस कर पा रही थी, इसलिए तो इतना बेफिक्र होकर सो रही थी, मानो शूद्र की बाहों ही उसका कंफर्ट जोन हो। वहीं दूसरी ओर शूद्र आधी रात से भी ज्यादा समय तक जागता रहा। उसका दिल काफी बेचैन हो रखा था और ये सब और किसी की वजह से नहीं बल्कि अंजलि की नजदीकियों की वजह से हो रहा था। आखिर तो वो भी एक मर्द ही है। उसकी बाहों में इस वक्त काफी खूबसूरत लड़की थी। कमरे की वो डिम लाइट्स माहौल को रोमांटिक कर रही थी, लेकिन वो अंजलि की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप अपने अरमान अपने दिल में दबाए अंजलि को थामे लेटे रहा। अंजलि उसे इस तरह हक करके सो रही थी मानो वो उसका टेडी बियर हो। अगली सुबह जब अंजलि जागी तो वो बेड पर अकेले ही सो रही थी। उसने जब आंखें मसलते हुए पूरे रूम में देखा तो उसकी नज़र घड़ी के पर ठहर गई।
इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। अरे बाप रे, मैं इतनी देर तक सोती रह गई और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। अंजलि ने जल्दी से बेड से उतरते हुए कहा। बेड के आगे उसके लिए स्लीपर्स रखी हुई थी, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। वो स्लीपर्स पहनकर रूम से बाहर निकल आई। इस वक्त उसने सिर्फ शूद्र की शर्ट पहन रखी थी। वो जानती थी कि इस घर में शूद्र के अलावा कोई नहीं होता और इस वक्त तो वो वैसे भी ऑफिस चला गया होगा। सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसे लॉबी में शूद्र दिखा और उसके ठीक सामने उसके पर्सनल डॉक्टर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही जल्दी से रूम में वापस भाग गई। इस हालत में वे उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। वही उन्हें देखकर उसे महसूस हो रहा था कि मानो वो उन्हें जानती थी। उसका दिमाग यही सोच रहा था कि क्या वो पहले भी कभी उनसे मिल चुकी थी। अंजलि फ्रेश होने के बाद नीचे लॉबी में वापस आ गई। शूद्र ने अंजलि को अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलवाया। अंजलि, ये मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं, इंडिया के वन ऑफ द टोटल डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर अमित मित्तल। शूद्र ने अंजलि को अपने डॉक्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। दादाजी, ये अंजलि है, इसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था जब आप यहाँ नहीं थे। शूद्र ने अंजलि का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। अंजलि को तो अब उनके नाम से भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उन्हें जानती थी। उसे याद था कि कल उन्होंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने उन्हें पहले कब कहाँ देखा था। वही उसे ऐसे कहीं खोया देख डॉक्टर ने उससे पूछ ही लिया कि वो क्या सोच रही थी। क्या हुआ अंजलि, क्या सोच रही हो? डॉक्टर्स ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए अंजलि से पूछा। वो, आपका चेहरा किसी से बहुत मिलता है, मेरा मतलब शायद आपको मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। अंजलि ने जरा हिचकिचाते हुए कहा। ओह, तो तुम्हें मेरा चेहरा किसकी तरह लग रहा है? डॉक्टर्स ने सवालिया नजरों से अंजलि की ओर देखते हुए पूछा। 5 में स्कूल में थी उस वक्त एक डॉक्टर आए थे हमारे स्कूल में। सभी टेक्स्ट बुक उन्हीं की लिखी हुई थी। उस वक्त स्कूल में सभी उन जैसा बनना चाहते थे। उनका नाम भी अमित मित्तल ही था। गौरी ने एक स्माइल के साथ बताया। अमेजिंग, इसका मतलब मैं काफ़ी बच्चों का रोल मॉडल भी रह चुका हूँ, डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वही अंजलि की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी फनी लग रहे थे। इस वक्त इसके सामने मेडिकल फील्ड की जानी मानी हस्ती बैठी हुई थी। वो सर झुकाए खड़ी हो गई थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। मैंने कभी सोचा नहीं था आपसे मिल सकूंगी। उन बच्चों में से एक मैं भी थी जो आप जैसा ही बनना चाहती थी, अंजलि ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। अंजलि को ऐसे देखकर शूद्र को तो हंसी आ रही थी। शूद्र को अंजलि इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। वो तो ऐसे नर्वस हो रही थी मानो अभी उसका इंटरव्यू होने वाला था। शूद्र की आंखों में उसके लिए अलग से जज्बात थे जो डॉक्टर्स भी देख पा रहे थे। अंजलि को देखते वक्त शूद्र की आंखों में अलग सी चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट थी जो उन्होंने भी आज पहली बार देखी थी। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, चलो अच्छा, अब तुम्हें डॉक्टर्स मिल गया है तो मैं अपना बेफिक्र होकर वापस मुंबई लौट सकता हूँ। पर अंजलि, तुम्हें शूद्र का अच्छे से ध्यान रखना होगा। चाहे उसकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन इसे अंडरएस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर्स ने सीरियस टोन में अंजलि को समझाते हुए कहा। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, अंजलि ने बड़ी पोलाइटली जवाब दिया। डॉक्टर ने कुछ देर चुपचाप कुछ सोचने के बाद फिर से गला साफ किया और शूद्र की ओर देखा। देखो बेटा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है,
पर एस योर डॉक्टर, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हारी लोअर बैक की इंजरी की कंडीशन ज़्यादा खराब है, तो हो सके तो कुछ देर तक तुम फिजिकली इन्वॉल्व होना अवॉइड करो। डॉक्टर की बात सुनकर शूद्र को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अंजलि तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नज़र ऊपर उठाकर डॉक्टर्स की ओर देख सके। डॉक्टर इसके बाद शूद्र के विला से बाहर निकल गए। शूद्र खुद उन्हें बाहर तक सी ऑफ करने आया था। डॉक्टर शूद्र से अंजलि के बारे में ही बात कर रहे थे। शूद्र बेटा, ये लड़की मुझे काफ़ी अच्छी और सीधी साधी लग रही है। कल तो इसकी हालत भी लगता है काफ़ी बुरे हालातों से गुजर रही है। तुम उसका ध्यान ही रखना। मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब है, तो कुछ ऐसा मत करना जिससे वो दुखी हो या स्ट्रेस ले। डॉक्टर ने शूद्र को समझाते हुए कहा। जी दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा, शूद्र ने एक स्माइल के साथ कहा। इसके बाद डॉक्टर अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गया। शूद्र के ख्यालों में बस अंजलि ही थी। शूद्र जानता था कि अंजलि काफ़ी मासूम और साफ दिल की लड़की थी, जिसे हैंडल करना उसके लिए आसान था। आयुष भी अभी काफ़ी छोटा था और उसे इस वक्त माँ के प्यार और संस्कारों की सख्त ज़रूरत थी। वो खुद अंजलि का साथ चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या अंजलि को ये रिश्ता मंजूर होगा। उसे बच्चे पसंद भी थे कि नहीं। वो विला के अंदर आते ही सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया और ऑफिस का काम करने लगा। उसे देखकर तो लग रहा था कि वो एक ऑनलाइन मीटिंग में बिजी था। अंजलि ने किचन में देखा तो कुछ बनाने लायक नहीं था। लगता है बाजार ही जाना पड़ेगा। मिस्टर सूर्यवंशी तो अभी बिजी है, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अंजलि ने स्टडी रूम के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। कुछ ही देर में अंजलि बाजार से सामान लेकर वापस आ गई। शूद्र के विला में बाजार कुछ ही दूर था, तो उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसने शूद्र और अपने लिए बड़े प्यार और प्रीत से खाना बनाया, लेकिन शूद्र तो अभी भी स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। बाहर 12 बज गए थे और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। ऐसे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं उन्हें खाना खिला देती हूँ, फिर चाहे शाम तक काम करते रहें। अंजलि ने मन में सोचा और शूद्र के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। उसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया, शूद्र को पुकारा। मिस्टर सूर्यवंशी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अंदर आओ, शूद्र ने अंदर से जवाब दिया। अंजलि शूद्र की बात सुन के दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। शूद्र के चेहरे पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी। ये जो मीटिंग के कारण थी। जब अंजलि उसके करीब पहुंची तो शूद्र ने उसकी कलाई से उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अंजलि केस नर्वस महसूस कर रही थी। शूद्र ने अपनी बाहें अंजलि की कमर पर लपेट ली थी और अपना सीने से शोल्डर पर रखी हुई थी। अंजलि की पीठ शूद्र की तरफ होने के कारण वो उसके फेस का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। शूद्र ने अंजलि की गर्दन से बाल हटाकर उसके शोल्डर पर सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया। गौरी की सांसें तेज हो रही थी और वो शूद्र की बाहों में कांपने लगी थी। उस शूद्र के क्लोज आने पर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक डॉक्टर की बातें भी उन दोनों को इंटीमेट नहीं होना था। मिस्टर सूर्यवंशी, आप जानते हो ना, डॉक्टर ने बोला था कि अंजलि ने धीमी आवाज में इतना ही कहा था कि शूद्र ने अब उसकी बात को काट दिया। ओबाइड इडिमेंट, डोंट वरी, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, शूद्र ने अंजलि की कान में फुसफुसाते हुए कहा। शूद्र बस अंजलि को छोड़ने के लिए ऐसा करता था। अंजलि हर बार एंड में शर्मिंदा
हो जाती थी, ये सोचकर कि शायद वो खुद ही वैसा सोचती थी। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शूद्र ने अंजलि के कान पर किस करते हुए कहा। क्या आदमी है, हर बार सब शुरू करके बीच में ही छोड़ देता है। मेरी बॉडी को इस तरह बेकरारी में छोड़ कर पूछ रहे हो मुझे कैसा लग रहा है? ऐसा भी भला कोई करता है क्या? अंजलि ने मुंह बनाते हुए मन में ही सोचा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। शूद्र ने अंजलि से कहा। कल से बेहतर, अब चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। अंजलि ने धीमी आवाज में शूद्र से कहा। कुछ ही देर में दोनों शूद्र के डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अंजलि ने गर्मा गर्म खाना उसकी प्लेट में परोसा था। शूद्र को खाने की खुशबू से ही काफी इम्प्रेस हो गया था और जब उसने टेस्ट किया वो तो अंजलि के हाथों के खाने का फैन हो गया था। इस वक्त उसका दिल चाहता था कि वो अंजलि के हाथों को चूम ले। तुम तो काफी अच्छी कुकिंग कर लेती हो, अपने लिए खाना तो तुम खुद ही बना लेती होगी, शूद्र ने कैजुअली अंजलि से कहा। शूद्र ने सोचा नहीं था कि अंजलि को खाना बनाना आता होगा और वो भी इतना डेलिशियस। जी अक्सर मैं खुद खाना बनाती हूँ, अंजलि ने एक स्माइल के साथ कहा, लेकिन वो स्माइल दिल से नहीं कर रही थी। लेकिन तुम्हारे घर तो किचन स्टाफ था खाना बनाने को, तो तुम खाना क्यों बनाती थी? शूद्र ने सवालिया नजरों से अंजलि की ओर देखते हुए पूछा। वो मैं काम में बिजी रहने की वजह से हमेशा लेट घर आती थी। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे इंतजार से भूखा रहे, इसलिए मैंने ही उन्हें मेरा वेट करने से मना किया था। मैं घर आकर अपने लिए मनपसंद खाना बना लेती थी, अंजलि ने शूद्र की बात का जवाब देते हुए कहा। शूद्र भी जानता था कि अंजलि झूठ बोल रही थी। ये बात तो वो भी समझ पा रहा था कि जरूर ही वो लोग उसके लिए जानबूझकर कुछ छोड़ते ही नहीं होंगे। क्या डॉक्टर चले गए? मैं भी कितनी पागल हूँ, उनका ऑटोग्राफ्स लेना ही भूल गई, अंजलि ने टॉपिक बदलते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब वो दोबारा आएंगे तब ले लेना, शूद्र ने एक स्माइल के साथ कहा। अंजलि ने एक स्माइल के साथ शूद्र को देखा। शूद्र के पास होने से वो सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन उसका दिल बेहद बेचैन था। आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है मिस्टर सूर्यवंशी। जानता हूँ जल्द ही आप भी मेरे जिंदगी से गायब हो जाओगे और बस आपकी यादें मुझे सुकून देंगी, अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए सोचा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शूद्र ने अंजलि से पूछा। वो आप स्टडी रूम में थोड़ा परेशान लग रहे थे, क्या कंपनी में काम अच्छा नहीं चल रहा है? अंजलि ने धीमी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। वो अपनी हदें समझती थी, वो जानती थी कि वो शूद्र के लिए इतनी खास भी नहीं थी कि उससे क्वेश्चन पूछ सके। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि शूद्र उसके क्वेश्चन का जवाब देगा, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो जवाब देना ही था। नहीं, मैं कंपनी की वजह से परेशान नहीं था, असल में मैं अपने बेटे का होमवर्क करवा रहा था, शूद्र ने कैजुअली अंजलि को जवाब देते हुए कहा। अंजलि को तो उसकी बात पर हंसी आ गई थी। शूद्र काफी आसानी से चिढ़ जाता था, उसे तो एक छोटे बच्चे ने ही तंग कर दिया था। शूद्र ने उसे मुस्कुराते देखा तो उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था। अंजलि की ओर देखते हुए उसे हमेशा महसूस होता था मानो वो उससे कुछ पूछना चाहती थी। शूद्र खाना खाने के बाद फिर से स्टडी रूम में चला गया और अंजलि लॉबी में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई थी। वो उस वक्त अपने लैपटॉप पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी सर्च कर रही थी जहां वो पीएचडी कर सके।
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसके अंकल आंटी ने उसे जॉब करने के लिए बोल दिया था ताकि वो निखिल से शादी कर सके। निखिल नहीं चाहता था कि अंजलि शादी के बाद और पढ़े, लेकिन अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं थी और अंजलि पढ़ने में अच्छी भी थी, इसलिए उसे पीएचडी करना ठीक लगा। तो तुम अब पीएचडी करना चाहती हो? शूद्र ने अंजलि से पूछा। अंजलि अपने लैपटॉप में इतना खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि शूद्र कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। आप तो जानते हो इस वक्त मुझे जॉब तो नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आगे पढ़ाई कर लूँ, अंजलि ने शूद्र की तरफ मुड़ते हुए कहा। अंजलि ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सेविंग की थी, जो कुछ सालों के लिए उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी थी। ओके, तो बताओ तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो? शूद्र ने अंजलि के बगल में बैठते हुए कहा। अभी तो उस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए कहा। वैसे मुंबई में काफ़ी सारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां तुम अपनी पीएचडी कर सकती हो, शूद्र ने अंजलि के पीछे कोच पर अपनी बाजू रखते हुए कहा। अंजलि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर उसे अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी तो वो कभी भी मुंबई शहर को नहीं चुनेगी, क्योंकि वो वहां रहते कभी न कभी शूद्र से जरूर टकरा जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि अंजलि जानती थी कि वो शूद्र को पसंद करने लगी थी और ये भी वो शूद्र के काबिल नहीं थी। शूद्र से दूर जाने का ख्याल ही उसे झिंझोड़ कर रखा था और उससे दूर जाकर अंजलि तभी चैन से जी सकती थी अगर वो उसके सामने फिर कहीं नहीं आती। क्या सोच रही हो? तुम वहां जाना नहीं चाहती? शूद्र ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। नहीं, एक्चुअली अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं, तो अंजलि ने बात टालते हुए कहा। तब तो ठीक है, मैं तुम्हें सक्सेस कर रहा हूँ, वहाँ ही अपनी पीएचडी करो और रहने की टेंशन मत करो, तुम मेरे घर पर रह लेना, शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। अंजलि शूद्र की बात सुनकर हैरानी से शूद्र की ओर देख रही थी। वो खुद उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन आखिर कब तक? शूद्र तो बस उस पर तरस खाकर ये सब कर रहा था, लेकिन अंजलि तो शूद्र को अपना दिल दे बैठी थी। उसे खुद पता नहीं चला कब अपने ख्यालों में खोए हुए उसने अपनी बाहें शूद्र की गर्दन पर लपेट ली और उसे किस कर बैठी। कल रात की बेचैनी के बाद शूद्र कैसे उसके टच को रेजिस्ट कर सकता था। उसने अंजलि को अपनी बाहों में ले लिया और उसे फैशनैलिटी किस लेने लगा। एक इसेंट और सॉफ्ट किस के बाद अंजलि ने अपना चेहरा शूद्र के सीने से छिपा लिया था। वो अब ये शूद्र को उकसाने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दिल के कहने पर कर रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसने वैसे ही शूद्र के सीने से लगे हुए कहा, मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। ठीक है, और आगे से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कार की चाबियां वहां पर टंगी हुई होती हैं। शूद्र ने अंजलि के बाल सहलाते हुए चाबियों की तरफ उंगली करते हुए कहा। शूद्र की बातें तो अंजलि को सुकून देती थी, लेकिन ये ख्याल उसे परेशान कर देता था कि एक दिन वो इस इंसान से बिछड़ जाएगी। अंजलि, शूद्र ने अंजलि को पुकारते हुए कहा। अंजलि ने अपना ध्यान शूद्र की तरफ कर लिया और उसके आगे कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। तुम यहाँ जैसे चाहो रह सकती हो, तुम यहाँ पूरी तरह से आज़ाद हो, शूद्र ने अंजलि के बालों को सहलाते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर सूर्यवंशी, अंजलि ने शूद्र का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। उसे शूद्र का इतना अच्छा होना अच्छा भी लग रहा था और उतना ही बुरा भी। अगर वो इसी तरह उसे प्यार से ट्रीट रहा तो अंजलि को उससे उसकी आदत पड़ जाएगी और वो कभी भी
उसके बिना रह नहीं पाएगी। टाइम के साथ जैसे जैसे वो शूद्र को जान रही थी वैसे वैसे उसकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। अंजलि बिना एक भी सामान लिए खन्ना मेंशन से आई थी, इसलिए उसे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेने मार्केट जाना पड़ रहा था। क्या लेना है तुम्हें? मैं राघव से कहकर मंगवा दूंगा, शूद्र ने अंजलि से पूछा। बस थोड़ी डेली यूज की चीज़ें हैं और मैं खुद ही सब ले आऊंगी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती और मुझे नहीं लगता उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा। वैसे भी मुझे अपने स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग सब खरीदना होगा, अंजलि ने शूद्र को समझाते हुए कहा। ठीक है, मुझे भी कुछ सामान लेना है तो तुम मेरे साथ ही चल देना, शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, अंजलि ने एक स्माइल के साथ हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद शूद्र की कार सुपरमार्केट के आगे आकर रुक गई, इस डर की वजह से कि कहीं कोई रिपोर्टर्स उसे पहचान ना ले। अंजलि ने कार से उतरते वक्त मास्क पहन लिया। वो कार से नीचे उतरकर थोड़ा घबराकर आसपास देखने लग गई। सुपरमार्केट में बहुत से लोग होंगे और अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो कहीं पिछली बार की तरह उस पर टमाटर ना फेंक दें। उसे इसी बात का डर था। उसकी इस घबराहट को शूद्र भी महसूस कर पा रहा था। उसने अंजलि का हाथ थाम लिया और अपने करीब खींच लिया। अंजलि ने अपनी गर्दन शूद्र की ओर घुमाते हुए उसे सवालिया नजरों से देखा। तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, शूद्र ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा। अंजलि की धड़कनें उस पल में काफ़ी तेज हो गई थी। उसे उस पल में बेहद महफूज महसूस हुआ था। उसका दिल शूद्र के लिए धड़क रहा था। आज पहली बार किसी ने उससे ये शब्द कहे थे जो सीधा उसके दिल पर छप गए थे। उसे आज महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं थी, कोई था जिसके साथ वो सेफ थी। शूद्र उसका हाथ थामे उसे अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले गया। वही कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसके अंदर बैठा आदमी उन दोनों को दूर देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निखिल था। शूद्र और अंजलि को साथ देखकर उसके माथे की नसी उभर आई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो दोनों जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आए, सभी लड़कियां शूद्र को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कई लड़कियां ने अपने फ़ोन निकाल लिए थे ताकि शूद्र की एक फ़ोटो ले सके। अंजलि उन सब लड़कियों को देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शूद्र की ओर गर्दन घुमाकर उसे देखते हुए पूछा, ये सारी लड़कियां आपको घूर रही हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा? अंजलि की ये सवाल पूछने पर शूद्र ने अंजलि की ओर एक आईब्रो उठाकर सवालिया नज़रों से देखा। अंजलि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे यह सवाल शूद्र से सही नहीं पूछना चाहिए था। आखिर शूद्र था ही इतना हैंडसम और इतना पॉपुलर, उसे तो अब इन सब की आदत हो चुकी होगी। तुम बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जब ये सब लड़कियां मुझे देख रही हैं? शूद्र ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सर झुकाए चलती रही। लेकिन शूद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ चुका था जिस वजह से उसकी हंसी छूट गई थी। वो जानता था कि अंजलि को उन सब लड़कियों से चिढ़ महसूस हो रही थी क्योंकि शूद्र ने उसे उन लड़कियों की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए देख लिया था। लेकिन इससे पहले अंजलि उसकी तरफ देखती, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अंजलि ने अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर बिल पे कर दिया था। उसके बाद वो दोनों एक साथ शूद्र के विला वापस लौट आए। शूद्र फिर से अपनी स्टडी रूम में चला गया और अंजलि किचन में डिनर तैयार कर रही थी।
इस वक्त शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक अंजलि को शूद्र के चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो चुपचाप देखने चली गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो ऐसे चिल्ला रहा था। आयुष, तुम्हें कितनी बार मना किए हैं कि बाकी बच्चों से लड़ा मत करो, आखिर मेरी बातों को क्यों नहीं मानते तुम? शूद्र ने अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए कहा। वह फिर से अपने बेटे को पढ़ा रहा था। ये देखकर अंजलि मुस्कुराने लगी। उसके बेटे ने फिर से किसी से लड़ाई कर ली थी और शूद्र उसे समझा रहा था। फिर बेटा भी तो वो शूद्र का ही था। शूद्र के जैसा गर्म दिमाग का होना तो लाजमी था। क्या कहा तुमने? मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें पीटने के लिए वहाँ आ जाऊँगा, देख लेना। सच में तुम बहुत शरारती हो गए हो। शूद्र ने गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ उंगली करते हुए कहा, जो अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल पर था। अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से रोका था। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा अंजलि की आवाज़ ना सुन ले, जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। एक छोटे से बच्चे ने उस सख्त को हिला रखा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। शूद्र फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बाकी डैड्स की तरह वो भी अपने बेटे के जम में डांट रखा था। अंजलि उसे ऐसे गुस्सा करते हुए देख वापस किचन में चली गई और उसके लिए जूस बनाकर ले आई। उसने बड़ी सावधानी से बिना कमरे में आए जूस का गिलास शूद्र के पास टेबल पर रख दिया। तुमने अगर फिर से लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक एक्स आर्मी ऑफिसर के बेटे हो, डिसिप्लिन में रहा करो, शूद्र ने आयुष से कहा और गुस्से से कॉल कट कर दिया। मिस्टर सूर्यवंशी, आप ये जूस पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अंजलि ने जूस का गिलास शूद्र की ओर खिसकाते हुए कहा। शूद्र ने अंजलि की बात मानकर जूस का गिलास उठा लिया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से में लाल पड़ा हुआ था। पता नहीं कब समझेगा यह लड़का, शूद्र ने दांत पीसते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, वो अभी बच्चा है, समझ जाएगा। वैसे भी आपका बड़ा भाई और भाभी भी तो हैं उसे संभालने के लिए, वो उसे समझा देंगे। अंजलि ने शूद्र को शांत करने के लिए कहा। मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है और वो क्या समझाएगा उसे? मेरे बेटे के बिगाड़ने के पीछे उसका सबसे बड़ा हाथ है, शूद्र ने जूस का सिप लेते हुए कहा। जूस पीकर शूद्र को सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। ठंडे जूस से उसका दिमाग भी ठंडक पहुंचाई थी, जिससे उसका गुस्सा कम हो गया था। मिस्टर सूर्यवंशी, अंजलि ने शूद्र को पुकारते हुए कहा। शूद्र ने सवालिया नज़रों से अंजलि की ओर देखा। नो, एक्चुअली मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो अंजलि ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? किचन में काम करते वक्त चोट आ गई क्या? शूद्र ने बड़े परेशानी चेहरे से अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। अब उसने अंजलि के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें चेक किया कि कहीं उसके हाथ में कटने या जलने का कोई चोट तो नहीं आ गई। नहीं नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल से डीन का फ़ोन आया था, जहाँ मैं पहले काम करती थी। उन्हें किसी पेशेंट के बारे में बात करनी है, तो मुझे कल जाना पड़ेगा, अंजलि ने शूद्र को समझाते हुए कहा। वो शूद्र को बताने लगी कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। खाना बनाने से पहले अंजलि ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया था, जो उसने 24 घंटे से ज़्यादा समय तक स्विच ऑफ करके रखा था। उसने देखा कि उसके फ़ोन पर काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे, जो कि उसकी आंटी के थे। उन्होंने उसे काफ़ी कॉल्स भी किए थे और कुछ कॉल्स उसे निखिल ने भी की थी।
लेकिन अंजलि ने उन सब कॉल्स और मैसेज को इग्नोर कर दिया। उसका ध्यान एक नंबर पर आके रुक गया था जो कि हॉस्पिटल के डीन का था जहां वो काम करती थी। वो जानती थी कि डीन कभी भी किसी को बेवजह कॉल नहीं करते और उसने तो अब हॉस्पिटल से रिजाइन भी कर दिया था, फिर उसे कॉल करने का क्या वजह हो सकती है। उसने यही सोचकर डीन को कॉल बैक किया था और कुछ ही रिंग्स में उन्होंने कॉल उठा भी लिया था। हेलो सर, आपने कॉल किया था, कोई ज़रूरी बात थी? अंजलि ने सीरियसली आवाज़ में पूछा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, तुम कल हॉस्पिटल आ सकती हो? एक्चुअली रिजाइन करने के बाद तुम अचानक से गायब हो गई थी। मुझे तुमसे एक पेशेंट के रिलेटेड बात करनी है। काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे कल कॉल पर नहीं कर सकता, तो प्लीज़ तुम कल हॉस्पिटल आकर मुझसे मिलो। तुम आओगी ना? डीन ने अंजलि से पूछा। जी मैं आऊँगी, अंजलि ने डीन को जवाब देते हुए कहा। फ्लैशबैक एंड। अंजलि की बात सुनकर कि वो ठीक थी, शूद्र को चैन आया था, लेकिन अंजलि उसका वह परेशान चेहरा देखकर बेचैन हो गई थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि शूद्र सच में उसके लिए परेशान हो रहा था। क्या अंजलि सच में उसकी ज़रूरत पूरी करने वाली लड़की के अलावा भी उसके लिए कुछ थी? मैं चलूं तुम्हारे साथ? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू, अंजलि ने एक स्माइल के साथ कहा। शूद्र ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। उसे लगा कि शायद अंजलि कल हॉस्पिटल अकेले जाने में घबरा रही थी, उसे बताने आई थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। कुछ देर चुप खड़े रहने के बाद अंजलि ने ही शूद्र की तरफ देखते हुए पूछा, आप जल्दी ही मुंबई जाने वाले हैं ना? शूद्र ने सवालिया नज़रों से अंजलि की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, तुमसे ऐसा किसने कहा? आपने ही तो बताया था कि आपको मुंबई एक प्रोजेक्ट के लिए जाना है और अभी अपने बेटे से भी कह रहे थे कि आप उसे मिलने के लिए वहां आओगे। अंजलि ने धीमी आवाज में नजरें झुकाए शूद्र से कहा। अंजलि की आवाज में उसने मायूसी महसूस कर ली थी। वो समझ सकता था कि इस वक्त वो बेहद अकेली पड़ गई थी। उसके पास शूद्र के अलावा कोई भी नहीं बचा था। इस वक्त उसे शूद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए तो शूद्र ने अपने भाई को वो प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कह दिया था। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे भाई वहाँ का काम देख लेगा। शूद्र ने अपने हाथ में अंजलि का एक हाथ थामते हुए कहा। यह जानने के बाद ही कि शुद्ध नहीं जा रहा, अंजलि की आंखों में थोड़ी सी खुशी नजर आई थी। उसकी आंखें उसके ओंठों से ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। ये सच था कि अंजलि के पास इस वक्त शूद्र के अलावा कोई भी नहीं था। वो तो अपने परिवार और अपने पति दोनों को छोड़कर शूद्र के सहारे जी रही थी, और अगर ऐसे में शूद्र भी उसे छोड़कर चला जाता तो शायद वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। इसके बाद लगभग 9 बजे उन दोनों ने बड़ी खुशी से एक साथ डिनर किया और कुछ बातों के बाद शूद्र अंजलि को अपने साथ बेडरूम में ले गया। दोनों एक दूसरे को हग करके सुकून से सो गए। आज ये दूसरी रात थी जब अंजलि चैन से बिना रोए बिना परेशान हुए आराम से सो रही थी। अगले दिन जब अंजलि और शुद्ध ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो राघव भी वहां आया था। दोनों को साथ देखकर खाना खाते देख वो काफ़ी हैरान था। उसने कभी भी शूद्र को अपने परिवार के अलावा किसी और के साथ खाना खाते नहीं देखा था। वह दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रहे थे। शूद्र जिस तरह बड़े प्यार से अंजलि के साथ बात कर रहा था वो राघव को काफ़ी अजीब लग रहा था। अंजलि ने तो शूद्र को टाई भी पहनाई थी और हद तो तब हो गई जब शूद्र ने अंजलि को ऑफिस जाने से पहले गुड बाय किस किया। राघव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था। वो दोनों तो एक बिल्कुल परफेक्ट
मैरिड कपल की तरह एक्ट कर रहे थे। कहीं सर सच में अंजलि के साथ घर बसाने का नहीं सोच रहे? राघव ने उन दोनों को ऐसे देखकर परेशान चेहरे के साथ मन में सोचा। राघव इसी कंफ्यूजन के साथ कार चला रहा था कि शूद्र और अंजलि के बीच क्या था। क्या शूद्र को अंजलि से प्यार हो गया था? वही शूद्र ने भी रियर व्यू मिरर से राघव को परेशान चेहरा देख लिया था। उसने राघव से पूछ ही लिया कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या बात है राघव, किस बात से परेशान हो? शूद्र ने रियर मिरर में ही राघव के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। शूद्र की बात सुनकर पहले तो राघव थोड़ा सा नर्वस हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछ लिया, सर क्या आप सच में अंजलि के साथ रहना चाहते हैं? आप तो जानते हैं कि निखिल और उसकी बहन की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। मैंने सुना है कि पायल मैडम जल्द ही निखिल को आपकी दादी जी से मिलाने के लिए मुंबई लेकर आ रही हैं, और वही आपका भी यूँ अंजलि के साथ होना, क्या ये अजीब नहीं लगेगा? राघव ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ रुद्र से पूछा। इससे कुछ भी अजीब नहीं है राघव, और मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। दूसरे क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, शूद्र ने विंडो से बाहर देखते हुए जवाब दिया। शूद्र की बातों से इतना तो क्लियर हो गया था कि वो सच में अंजलि के साथ रहना चाहता था। वही राघव को तो ये सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि अगर शूद्र ने सच में अंजलि से शादी कर ली तो निखिल और पायल उसे बड़ी भाभी कहकर बुलाएंगे, और उस वक्त निखिल का चेहरा देखने लायक होगा। वो जितना इस बात को सोच रहा था, उसे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। राघव का दिमाग तो अभी से इमेजिन कर रहा था कि क्या होगा जब शूद्र की शादी अंजलि से और पायल की शादी निखिल से होगी। उस फैमिली ड्रामा के बारे में सोचते ही राघव घबरा रहा था। उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। क्या वो सभी लोग कभी भी एक साथ फैमिली गेट टुगेदर में बैठ पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ अंजलि टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। एक नर्स ने उसे वेटिंग रूम में वेट करने के लिए कहा था, क्योंकि इस वक्त डीन एक बड़ी सर्जरी में बिजी थे। अंजलि भी उनकी बात सुनकर वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी कि रास्ते में किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अचानक से एक रूम में खींच लिया। उस आदमी ने अंजलि को दीवार से लगा दिया था और उसका मुंह भी अपने हाथों से बंद कर रखा था ताकि वो चिल्ला ना सके। उस आदमी का चेहरा देखकर अंजलि की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।